हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी वीकली पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनपीएस। तो एनपीए आप सब जानते होंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कितने हैं अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये अभी हमारी मिनिस्ट्री ने इनके पूरे नंबर दिए थे। तो अभी आप जैसे जानते होंगे ना कि मॉनसून सेशन चल रहा है हमारे पार्लियामेंट का, तो बहुत सारे देखिए एमपीज़ जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स या जिस भी मिनिस्टर के पास कोई भी डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होता है, तो वो उनसे बहुत सवाल पूछते हैं किसी स्कीम रिलेटेड या किसी की भी चीज़ रिलेटेड जो उस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री रिलेटेड है, और फिर वो उसका जवाब देते हैं लिखित रूप में। तो ऐसे ही बहुत क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास आप लोग बहुत अच्छे से डीप में जाके तैयारी करना चाहते हैं तो पीआईबी खुद भी जाके आप देख सकते हैं, उसमें बहुत आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जो जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उनका रिटर्न रिप्लाई क्या है। तो ये भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन ही पूछा गया था और रिटर्न रिप्लाई दिया है मिनिस्ट्री ने, तो बिल्कुल ही आपका प्रॉपरली ऑफिशियल डेटा है। तो एज पर मिनिस्ट्री ग्रॉस एनपीए रिडक्शन जो मार्च 2021 से लेके मार्च 2025 तक हुआ है। तो मार्च 2021 में ग्रॉस एनपीए रेशो 9.11% था और अमाउंट थी एनपीए की 6,16,616 करोड़ रुपीज़। मार्च 2022 में ये गिरा था 7.28% हुआ, फिर 23 में 4.97%, 24 में 3.47% और फाइनली मार्च 2025 में ये गिर के 2.58% आ गया है। और एज ऑफ मार्च 2025 ग्रॉस एनपीएस 2,83,650 करोड़ रुपीज़ है। तो देख रहे हो ना, अभी पिछले 5 सालों में गिर ही रहा है परसेंटेज, और ये अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो एनपीएस वो सारे लोन्स होते हैं, कोई भी लोन अमाउंट, कोई भी क्रेडिट दिया हुआ है, ये पीएसबीज की हम बात कर रहे हैं, पर एनपीए का कॉन्सेप्ट सारे बैंक्स में सेम ही होता है कि उन्होंने 90 डेज़ तक अगर या तो इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का कोई भी पार्ट नहीं दिया है और वो ओवर ड्यू है उनकी तरफ से, तो जो आपका लोन होता है वो एनपीए में मूव कर जाता है। और देखिए एनपीएस जो है ना, ये 2 तरह के होते हैं, ग्रॉस या नेट आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं। नेट तब निकलता है जब हम ओवरऑल एनपीएस, मतलब मेरे जितने बैड लोन्स हुए हैं ना, उसमें से जब मैंने जितने प्रोविजनिंग कर ली है, जिसके लिए अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो हमने किया था ना कि बैंक को प्रोविजनिंग बनानी होती है हर तरह के लोन के लिए, क्योंकि देखिए ये एनपीए के बाद अलग अलग कैटेगरीज में जाता है, सब स्टैंडर्ड में जाता है, डाउटफुल में जाता है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन लॉस एसेट्स। तो हर के लिए प्रोविजनिंग डिफाइंड है बाय आरबीआई, ये हमने क्लासेस में किया भी था फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की। तो उसके जब भी आप प्रोविजनिंग बना लेते हैं और आप उस प्रोविजनिंग को ग्रॉस एनपीएस में से माइनस करते हैं तो आपको नेट एनपीएस मिलते हैं। तो क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं जिसकी वजह से ये एनपीए रिड्यूस हुआ है हमारी कंट्री में। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उस देखिए ये सरकार लेकर आई थी, इससे बेसिकली बहुत फास्ट ट्रैक हुआ है। जो भी इंसॉल्वेंट कोई भी कंपनीज हो जाती हैं, कोई भी फर्म्स हो जाती है और उनके लोन्स पेंडिंग हैं, तो जब उनकी बैंकरप्सी फाइल होने के बाद प्रोसेस आगे फास्ट रहेगी तो ऑब्वियसली जो उनके क्रेडिटर्स, देखो जब भी कोई बैंकरप्ट घोषित होता है ना और उसकी लिक्विडेशन होती है तो क्रेडिटर्स को सबसे पहले पे किया जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। तो ऑब्वियसली बैंक के लोन सबसे पहले फिर पे होंगे जल्दी से जल्दी। देन आपका सारफेसी एक्ट की वजह से अमेंडमेंट्स की गई उसमें। सारफेसी एक्ट है जिसमें बेसिकली जो प्रॉपर्टी हाउस लोन में होती है ना, उसको आपको क्या क्या नोटिसेस निकालने हैं, उसको बेचना किस तरह है, क्या सारी प्रोसेस रहेगी, वो सारफेसी एक्ट में दिया गया है। एंड रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट में भी बहुत अमेंडमेंट्स की गई, जिससे लीगल प्रोसेस जो है ना वो उसको देखो टाइमलाइंस दे दी गई कि इतने दिनों में आपने कर देना है, तो उस वजह से बहुत फास्ट ट्रैक सब कुछ हुआ है और रेजोल्यूशन टाइमली हो रहा है एनपीएस का कि उनका पैसा वापसी आ रहा है। देन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी जो थे उनकी पहले 10 लाख तक की देखिए जुरिस्डिक्शन होती थी, उसे भी बढ़ाया गया ताकि और ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस वो लोग हैंडल कर सकें, उसे 20 लाख तक कर दिया गया था। देन स्पेशलाइज्ड स्ट्रेस्ड एसेट वर्टिकल्स और ब्रांचेस भी पीएसपीज के अंदर अलग से क्रिएट की गई। इवन कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, और ये घर घर जाके, क्योंकि बिल्कुल देखो ये लोग लास्ट माइल डिलीवरी दे सकते हैं हर सर्विस की, और ये लास्ट माइल एनपीए रिकवरी भी करके ला सकते हैं।
एंड प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क भी आरबीआई लेके आया था फॉर स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन। उसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन होने लग गई, क्योंकि पहले देखिए क्या है कि हमारे ना पाइल ऑन हो रहे थे एनपीएस, उसका प्रॉपरली बैंक्स जो थे ना वो पाइल अप करके बैठे थे और वो प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं हो रहे थे, एक्चुअल फिगर नहीं आ रही थी, विंडो ड्रेसिंग हो रही थी। तो जब से फ्रेमवर्क चेंज किया था आरबीआई ने, उसके बाद देखिए अर्ली डिटेक्शन होती है, तो जितनी जल्दी डिटेक्शन होगी आप उतनी जल्दी स्टेप्स ले पाएंगे उसको ठीक करने के। देन नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ यार्ड 3034। तो ये 21 जुलाई को लॉन्च की गई है। ये एक शिप है और इसका नाम अजय है। और देखिए टोटल इस यार्ड 3034 में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8 शिप्स लॉन्च किए गए हैं और ये आखिरी है जो अजय को 21 जुलाई को लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सीरीज़ है और इसे GRSC कोलकाता यानी कि जो आपके गार्डन रीच बिल्डर्स हैं उन्होंने बनाया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी क्या बात रहती है, देखिए डिफेंस प्रोजेक्ट्स में आजकल डिफेंस ना, पहले क्या होता था हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल ना डिफेंस आइटम्स के थ्रू होता था, लेकिन आजकल डिफेंस में भी ना बहुत सारी चीज़ें हम इंडिजिनियसली बना रहे हैं। और इंडिजिनस हम मानते हैं क्योंकि 80% हम उसमें इंडियन कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो बूस्ट है। देखिए हम लोग विजन @2047 की बहुत बात करते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें उसकी तरफ लेकर जाएंगी। नेक्स्ट है इंडियाज़ मिलेट स्टैंडर्ड गेन्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो देखिए 88 सेशन हुआ था ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। इसको ये 14 से 18 जुलाई को हुआ था और ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ था, FAO हेडक्वार्टर्स रोम में। FAO आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें एक पूरा स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, BIS स्टैंडर्ड्स इंडिया में बात करते हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स हैं मिलेट को लेकर। तो इसको ऑफिशियली पास किया गया है और जो देखती है FAO के अंडर ना एक अलग से कमिटी है जिसे कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन कहते हैं। तो ये उसका 88 सेशन हुआ था। और देखिए जगह भी जान लीजिए, आपको पूछ लेते हैं वो लोग एग्ज़ाम में। और हाँ, हमने अभी NPS किए थे ना फर्स्ट स्लाइड में, वो भी नंबर्स याद कर लेना, क्योंकि देखा गया है कि RBI क्या, मैं अगर SBI IBPS के भी मेंस की बात करूँ तो आपको बहुत डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं, परसेंटेजेस वो लोग पूछ लेते हैं। देन हाँ, मिलेट्स पे हम वापस आते हैं। तो देखिए अब इसको मेन उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास होने के बाद मेन सेशन में इसको, पहले कुछ और कमेटीज़ होती हैं FAO की, जैसे कि CAC 47 जो कि कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन सेशन हुआ था 47 सेशन, उसमें इसे पास किया था और इसको चेयर किया था इंडिया ने, और माली, नाइजीरिया, सेनेगल ये सब को चेयर्स थे आपके CAC 47 के। और इसमें पहले इसको इनिशियली अप्रूव किया गया था। और ऐसे ही देखिए और भी बहुत सारी हैं कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के अंतर्गत, और हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसको बेसिकली FAO और WHO ने मिलके सेटअप किया था 1963 में। तो ये ग्लोबली जितने भी खाने की चीज़ें हैं ना उनके स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों इस्टेब्लिश करते हैं, देखिए जब एक स्टैंडर्ड दिया होता है ना तो आपको पता रहता है कि इस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना है, इस स्टैंडर्ड से नीचे जाने का मतलब है आप कंज्यूमर के साथ गलत कर रहे हो। तो इसलिए ये सेटअप की गई थी। इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हाईएस्ट है, वो उसमें ही सब कुछ फाइनल अप्रूवल्स होते हैं। और उसके बाद छोटी छोटी कुछ कमोडिटी स्पेसिफिक कमिटीज़ भी इनकी रहती हैं, जैसे कि CCCPL जो हमने ऊपर भी देख ली, कोडेक्स कमेटी ऑन सीरियल्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स। देन आपका कोडेक्स कमेटी फॉर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोडेक्स कमेटी फॉर स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। तो ऐसे अलग अलग तरह की इनकी कमोडिटी स्पेसिफिक भी हैं। वो पहले प्रपोजल इनिशियली पास करती हैं, फिर वो फाइनली एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाके पास होता है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स श्री जॉर्ज कुरियन जी इनॉग्रेट स्किल डेवलपमेंट सेंटर एंड गर्ल्स हॉस्टल इन नीलांबूर केरला अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम। तो यहाँ पे हमारे लिए स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये स्कीम क्या है, सबसे पहले ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फ़र्क होता है। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी कि स्टेट से इसे इम्प्लीमेंट करेंगी और शेयरिंग रहेगी, इसमें जो भी खर्चा होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यूजली वो 50-50 की रहती है पर अलग भी हो सकती है।
तो इस बेसिकली ये जो पूरा कार्यक्रम है ना, ये माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज़ में चलाया जा रहा है उनके उत्थान के लिए। और देखिए उत्थान में सबसे पहले क्या आता है, एजुकेशन, तो स्कूल्स, हॉस्टल्स बनाए जाते हैं। देन हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं। अब पढ़ाई करवा दी, हेल्थ देख ली, अब हमें उनको बाद में नौकरियां भी दिलवानी, एम्प्लॉयमेंट भी, तो स्किल हब्स बनाए गए हैं, सैनिटेशन का ध्यान किया गया है। देन हम विमेन सेंट्रिक, जिससे औरतों को भी आगे लाया जा सके। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो आप देखोगे ये फुल एक 360 डिग्री उनके लिए स्कीम है। इसे इनिशियली 2014-15 में लॉन्च किया गया था, फिर मई 2018 में रीस्ट्रक्चर किया गया था। अब ये करंटली 308 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू है ये स्कीम, जहाँ पर भी आपकी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। और 870 माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक्स इस 308 डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, 321 टाउन्स एंड 109 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग कैसे होती है, तो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स जो हैं वो अब सारे प्रोजेक्ट्स जो स्पेसिफिक उनके लिए उनको लगता है सही है उसे प्रपोज करते हैं, और उससे फाइनली उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है एक एम्पावर्ड कमेटी आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल मिनिस्टर्स। और फंड शेयरिंग मैंने आपको पहले बताया था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर जो है वो स्पॉन्सर करता है, और कॉस्ट शेयरिंग सेंटर और स्टेट दोनों के बीच 50-50% रहती है। और देखिए मॉनिटरिंग आजकल हर स्कीम में सेम ही है ऑलमोस्ट, कि डिजिटली हर स्कीम को मॉनिटर किया जा रहा है। इवन कि इसके लिए एक भुवन मोबाइल ऐप भी बनाई गई है जो 22-23 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है यूथ स्पिरिचुअल समिट कल्मिनेट्स इन वाराणसी विद लॉन्च ऑफ काशी डिक्लेरेशन। तो देखिए ये समिट हुई थी 20 जुलाई 2025 को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में, और इसमें काशी डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो ये काशी डिक्लेरेशन क्या है, बेसिकली ये अगले 5 साल का रोड मैप है फॉर यूथ लेड ड्रग डी एडिक्शन मूवमेंट। तो देखिए कि कितना ज़्यादा ये ड्रग की जो मैनेस है ना हमारी कंट्री में बढ़ गई है कि काशी डिक्लेरेशन इसके लिए पास करनी पड़ी है। और इस समिट का थीम क्या था, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। तो काशी डिक्लेरेशन के बारे में देख लेते हैं। ये एक कमिटमेंट है, बेसिकली कोलैबोरेटिव एक्शंस लेंगे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, किसकी तरफ, ड्रग एडिक्शन को ख़त्म करने की तरफ। देखो क्योंकि ना जो यूथ है ना वही तो फ्यूचर है ना, तो उनको हम लोग कैसे गलत उस पर जाने दे सकते हैं। और जो डिक्लेरेशन है वो बेसिकली एक्नॉलेज करती है जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ इसे ही बोलते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसे सब्सटेंस अब्यूज़ बोलते हैं। ये एक पब्लिक हेल्थ एंड सोसाइटल चैलेंज है। मल्टी सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। देखिए एक ही, अगर हम कहेंगे एक ही पार्टी की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है, सारों को इसमें मिलके पार्ट लेना ज़रूरी है, तभी ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच फॉलो करेगी। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप इवन के अपने मेंस में, अपने डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। सरकार के साथ साथ सोसाइटी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है खारिफ क्रॉप एरिया कवरेज एज ऑन 18 जुलाई 2025। तो ये भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन ही पूछा गया था, उसके आंसर में जवाब दिया गया है। तो ओवरऑल जो खारिफ एरिया है, एरिया सोन है, वो 708.31 लाख हेक्टेयर्स है। ये बड़ा है एज़ कम्पेयर टू 2024। तो अच्छी बात है कि बड़ा है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑब्वियसली फूड ग्रेन्स भी हमें ज़्यादा चाहिए। एंड खारिफ सीज़न जो है इस बार बहुत अच्छा उसको स्टार्ट मिला है, और मॉनसून भी हम देख ही रहे हैं, हमारे सामने ही है कि इस बार अबव एवरेज है। हम लोगों ने इसका पहले किसी क्लास में डिस्कस भी किया था कि मॉनसून आपका अबव एवरेज रहेगा। क्रॉप वाइज एनालिसिस देख लेते हैं। जिन क्रॉप्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, राइस, कोर्स सीरियल्स, पल्सेस एंड शुगर केन। एंड जिन क्रॉप्स में डिक्लाइनिंग एरिया देखा गया है वो है ऑयल सीड्स, तूर एंड उड़द, ये पल्सेस के ही अंतर्गत हैं, तो सारे पल्सेस में नहीं है। एंड रागी और कुछ मिलेट्स जो हैं, जूट एंड मेस्ता, तो ये सारे डिक्लाइनिंग एरिया वाले क्रॉप्स रहे हैं। जो रेनफॉल है वो ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में अच्छा रहा है, तभी आपकी राइस और मेज़ की जो पैदावार है वो बेटर हुई है। एंड ऑयल सीड और पल्स के जो शॉर्टफॉल्स हैं ना, ऊपर हमने देखा कि वो एरिया कम रहा है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस रहे हैं और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं। तो देखिए जब ये चीज़ें होती हैं ना, प्राइस बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है, ऑब्वियसली कोई भी उनको सो करने से पहले वो देखो हर कोई अपनी सेफ्टी रख के चलता है। और वेस्टर्न स्टेट्स में क्योंकि डिलेड रेनफॉल भी रहा है और उसी एरिया में ज़्यादा उगाए जाते हैं, इसलिए भी ये इनका एरिया, सोन एरिया, कम हुआ है। देन स्कीम फॉर कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन,
तो ये स्कीम 24 जनवरी 2024 को पास की गई थी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी। तो यूनियन मिनिस्टर जो यूनियन कैबिनेट है उसने 8,500 करोड़ की स्कीम को अप्रूव किया था। तो देखिए हम लोगों ने देखा है ना, कैबिनेट कमेटी होती है वही मेनली आपकी सारी स्कीम्स को अप्रूव करती है और कितना उसमें आउटले रहेगा। किस लिए किया था? टू प्रमोट कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, जो इसे PSUs और प्राइवेट तो PPP पार्टनरशिप के अंदर किया जाएगा। स्कीम में 3 कैटेगरीज इन्होंने रखी थी। कैटेगरी 1 PSUs हैं, जिसमें PSUs प्रोजेक्ट्स करेंगे और इसका टोटल आउटले 4050 करोड़ है। एंड कैटेगरी 2 जिसमें PSUs और प्राइवेट सेक्टर मिलके करेंगे और इसमें जो आउटले उन्होंने रखा है ये पूरा 8,500 करोड़ का देखिए वो दिया हुआ है आगे डिवीजन। 3,850 करोड़ इसके लिए ईयर मार्क किया गया है। एंड कैटेगरी 3 जिसमें इंडिजीनियस टेक का या डेमोन्स्ट्रेशंस की जाएंगी उसके लिए 600 करोड़ अलग से उन्होंने ईयर मार्क गया है। फंडिंग जो है जितनी भी हमने ऊपर बात की है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। एंड इंडिया जो है देखिए बेसिकली एम करता है 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन बाय FY 2030, जिससे एनर्जी सेल्फ रिलायंस आएगी हमारी कंट्री में। और इम्पोर्टेड जो फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि देखो जो फॉसिल फीड स्टॉक है ना जिससे बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इंपोर्ट बिल जब बढ़ता है तो उससे क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट होता है। फिजिकल डेफिसिट होगा, उसके लिए ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो गवर्नमेंट की बाकी स्पेंडिंग के लिए पैसा कम होगा। तो देखो आप ये देखो कि इस चीज़ से लिंक कहाँ तक जा रहा है। अगर आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी वाली क्लास देख ली है ना, तो लिंक करो कि वहाँ पे मैंने जैसे फिजिकल पॉलिसी का पूरा बताया था ना, डेफिसिट ज़्यादा होगा तो वो स्पेंडिंग कम कर पाएंगे, स्पेंडिंग कम होगी तो आगे इन्फ्लेशन रिलेटेड या ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो वो ये सब लिंक करो वहाँ से। और देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी जॉइंट वेंचर्स किए हैं रिसेंटली, तो ये जॉइंट वेंचर्स की वजह से ही हमने वो स्कीम्स डिस्कस की थी अभी पीछे वाली। तो जॉइंट वेंचर्स भेल और गेल के साथ किया है। कोल टू SNG प्लांट सोनेपुर बाजारी वेस्ट बंगाल में वो लगाएंगे, जिसका कैपेक्स 13,052.8 करोड़ के करीब माना गया है। और दूसरा किया है कोल टू एमोनियम नाइट्रेट प्लांट, जो कि लखनपुर ओडिशा में बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट भी कास्ता कोल ब्लॉक झारखंड में वो लोग बना रहे हैं और इसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाएगा विद कैनेडियन फर्म EETI। तो देखिए आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि कोई MOUs या जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, तो इसलिए एक बार ये भी आप देख लीजिएगा। देन टैल्चर फर्टिलाइजर्स प्लांट ओडिशा जो है उसमें भी कोल इंडिया लिमिटेड पैसा लगा रहा है फॉर कोल गैसिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्रोजेक्ट। देखो बहुत ज़्यादा डेटा है, तो अगर इतना डेटा एकदम कंफ्यूज कर देता है कोई बात नहीं, अपनी नोटबुक में लिख लो। एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लाया करो अपने दिमाग में। एग्ज़ाम में भी जितना याद होता है उतना याद करो। ये मत करना कि पता क्या है, हम पूरा करने के चक्कर में ना जितना कर सकते हो वो भी आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि हमें भी देखो किसी को भी इतना डेटा नहीं याद रह सकता है। तो आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, याद कर सकते हैं, बाद में रिवीजन के टाइम रिवाइज करते रहना। हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो स्ट्रेस मत लेना। ये भी ना हो कि बिल्कुल ही ज़्यादा के चक्कर में जो थोड़ा भी कर रहे हो वो भी भूल जाओ। और देखिए जब भी कोई पॉलिसी लाती है सरकार तो ऑब्वियसली उसके साथ इंसेंटिव्स भी देती है। सिमिलरली इंसेंटिव है वो GST कॉम्पनसेशन सेस का भी रीइंबर्समेंट देने का सोच रहे हैं फॉर एनी लिमिटेड कंपनी, या फिर जैसे हमने प्राइवेट एंटरप्राइजेस की भी बात की, अगर वो लोग कोल पर देंगे इफ़ इट इज़ यूज फॉर गैसिफिकेशन फॉर अप टू 10 years पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स RRB कंसोलिडेशन ड्राइव रिड्यूसेस RRBs फ्रॉम 196 to 28। तो हमारी कंट्री में करंटली जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं पहले 196 होते थे, अब 28 रह गए हैं अंडर वन स्टेट वन RRB पॉलिसी टू बूस्ट एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो देखिए फेजेस में हुआ था। फेज़ 1 हुआ था 2005 से 10 में, इसमें 196 से 82 ले आए थे ये। उसके बाद फेज़ 2 हुआ था जिसमें 2012 to 14 किया गया था और इसमें वो रिड्यूस कर दिया गया था 82 से 56। देन फेज़ 3 आपका 19 से 21 चला जिसमें 43 रह गए थे ये, 56 से 43 ले आए थे। और फाइनली अब फेज़ 4 चल रहा है, 1 मई से ये शुरू हुआ है। अब इसमें 26 RRBs
26 स्टेट्स एंड 2 यूटीज़ में बनाए गए हैं। अब आपके यानी ये टोटल कितने हो गए, 26 स्टेट्स और 2 यूटीज़ को मिला के 28 RRBs। तो 1 स्टेट 1 RRB पॉलिसी को अचीव कर रही है सरकार। तो बेसिकली 22,000 प्लस ब्रांचेस थी अक्रॉस 700 डिस्ट्रिक्ट्स, 92% जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में थी, इन सबको कंबाइन किया गया है। और पोस्ट एमैलगेमेशन देखिए प्रॉफिटेबल आरआरबीज़ का शेयर बढ़ा है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो थे वो कम हुए हैं, और लीवरेज रेशो, रिजर्व टू कैपिटल रेशो, ये सब कुछ बेटर हुई है। तो इसका मतलब जो कंसोलिडेशन ड्राइव है वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल रही है। देन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इसका, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज़ बनाई गई थी और नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया गया था जिसने इसे पूरा गाइड किया। देन नाबार्ड देखिए ऑब्वियसली एजेंसी थी जो ओवरसी कर रही थी मेनली सब कुछ, उन्होंने एक नेशनल एसओपी भी इसके लिए इशू किया था। एसओपी बेसिकली ना पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको प्रॉपर्ली बताया होता है कि आपको कैसे 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 चीज़ करनी है, उसमें पूरे पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड होती है। जैसे आप कल को जॉब में जाओगे ना तो उसमें कोई भी काम करना होता है ना उसका एसओपी अवेलेबल होता है। एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसका क्या रहा, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आरआरबीज़ जो हैं उन्होंने सारे जितने मैं 28 है उनकी बात करूं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिखाया है ऑफ 7,148 करोड़, और ग्रॉस एनपीए रहा है उनका 5.3% का, ये लोएस्ट रहा है पिछले 10 साल में। तो हम देख ही रहे हैं कि कंसोलिडेशन ड्राइव से कितना बेनिफिट आया है। देन नेक्स्ट है मेरी पंचायत बैग्स WSIS चैम्पियन अवार्ड 2025। सो WSIS आपका है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो इसमें उन्हें अवार्ड मिला है। किस कैटेगरी में मिला है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट। तो इसमें ये जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था अभी इनका इवेंट समिट, उसमें मेरी पंचायत मोबाइल ऐप को ये अवार्ड मिला है। तो मेरी पंचायत जो ऐप है वो बेसिकली एम गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, एम का मतलब होता है मोबाइल, जो पंचायत यूज़ करती हैं जितनी भी हमारी इंडिया में हैं। तो 2.65 लाख ग्राम पंचायत हैं इंडिया में जिसे ये ऐप कवर करती है। और अगर मैं ग्राम पंचायत 2.65 लाख है जिसमें आपके 25 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और 950 मिलियन रूरल रेजिडेंट्स आते हैं। तो देखो कि ये ऐप कितने लोगों को कवर कर रहा है। तो इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और NIC जो कि आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन दोनों ने मिलके बनाया है। बेसिकली इसमें रियल टाइम एक्सेस मिल जाती है पंचायत के बजट क्या है, रिसीट्स पेमेंट, बेसिकली बजट में सारे रिसीट्स पेमेंट जो जो सब कुछ होता है। देखो जो यूनियन बजट में होगा वही ड्रिल डाउन होके हर डिपार्टमेंट के, हर पंचायत के, हर स्टेट के उसके बजट में वही आइटम्स होती है। तो ये सब कुछ उस पर बहुत ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर सारी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको जानकारी रहे कि आपके कौन आपके एरिया का ऑब्वियसली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है और क्या क्या उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की हैं। देन ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग तक मिलती है बाय ग्राम पंचायत और जिससे फार्मर्स को बहुत हेल्प हो रही है। सोशल ऑडिट की टूल्स हैं, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस है 12+ इंडियन लैंग्वेजेस में, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड सिटीज़न ड्रिवन एक्शंस भी इसमें होते हैं, लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, उनको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट ज़रूरी है वो उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। तो देखो ये बहुत ना डाइवर्स ऐप है कि आप खुद देखो कि इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है ट्रांसपेरेंटली कि प्रोजेक्ट कौन कहाँ चल रहे हैं। आप बताना चाहो आप भी प्रोजेक्ट बताओ, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपको और भी सुविधाएँ मिले। तो इसलिए इसने इतना अवार्ड, अच्छा अवार्ड इसको मिला है। देन नेक्स्ट है बिल्स ऑफ लेडिंग 2025 पास्ड ऑन फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन। तो बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट बन गया है, इससे एक नया लॉ, क्योंकि देखो जब एक्ट बन जाता है ना मतलब वो फाइनली पास्ड है, वो लॉ का फॉर्म ले चुका है। इससे पहले जो लॉ चल रहा था ना वो 169 ईयर ओल्ड था, मैं समझ रहे हो, ब्रिटिश राज के टाइम का था और कॉलोनियल एरा के जो रूल्स हैं, देखो अब जो टाइम है ना वो बदल चुका है, तभी आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। तो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये बात याद रखना। ये बेसिकली शिपिंग कंपनी एक इशू करती है। देखो जब शिप पे ना, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड लेवल पर जो आपके एक्चुअली में गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ना इधर उधर, वो बाय शिप ही होते हैं। देखो प्लेन से नहीं कोई भी करता, वो बहुत सबको महंगा पड़ता है, तो शिप से ही सब कुछ होता है।
तो शिपिंग कंपनी बेसिकली ये इशू करती है टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब गुड्स एक्सपोर्टर ने लाद दिए शिप्स पे तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है ना, तो वो जिम्मेदारी वो जो लेते हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट देते हैं, उस जिम्मेदारी को लेने का वो बिल ऑफ लेडिंग कहलाता है। अब जो नया लॉ है ना उसमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो मॉडर्न और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है, क्योंकि उस टाइम तो देखो लैंग्वेज बहुत अलग होती थी, किसी को समझ ही नहीं आता था। राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो शिपर के, कैरियर के, लॉफुल होल्डर के, वो क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। इंडिया का जो मैरीटाइम लॉ है उसे इसे अलाइन किया गया है उससे विद ग्लोबल शिपिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि देखो जब अगर हमारा लॉ अलग चल रहा है, ग्लोबली अलग चल रहा है, तो भी उनमें ऑब्वियसली अलाइनमेंट होनी चाहिए ना, इसलिए भी ये किया गया है। एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देने के लिए ये दोबारा से पास किया गया है। तो बिल देखो इंडिया में कैसे पास होता है और वो एक्ट बन जाता है, क्योंकि आजकल देखा गया कि आपको पूछ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इवन कि पिछले साल तो आपको यूके पार्लियामेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इंडिया में बेसिकली एक बिल होता है, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे लोकसभा में कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं। तो आपके पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड इस पे फिर देखिए 3 रीडिंग्स होती हैं दोनों हाउसेज में, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, अलग अलग टाइप की डिस्कशंस होती हैं, इनिशियली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके आंसर्स देते हैं वो लोग, जो जिसने भी बिल लाया होता है, जो भी डिपार्टमेंट लेके आया होता है उससे। 3 रीडिंग्स होती हैं दोनों हाउसेज में। अब दोनों हाउस इसे अलग अलग पास करती हैं एंड अलग अलग देखिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, और बेसिकली आप सिंपल मेजॉरिटी समझिए, क्योंकि अगर मैं आपको हर तरह का समझाने लगी तो ये बहुत यही अलग से एक क्लास बन जाएगी। तो वोटिंग होती है और मेजॉरिटी मिल जाती है, वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जो प्रेसिडेंट हैं हमारी कंट्री के वो इसे अपना असेंट दे देते हैं, इसे साइन कर देते हैं, और जैसे ही वो इसे साइन कर देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है और ये लॉ का फॉर्म ले लेता है, लॉ या फिर हम जिसे एक्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने MOU साइन किए हैं। तो देख लेते हैं किस किस के साथ किया है। ये नेस्ट जो है ये आपका अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स काम करता है। तो एक ट्राईपार्टाइट MOU है। ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है जिसमें 3 पार्टीज होती हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड और एक्स नवोदय फाउंडेशन के साथ इन्होंने ये साइन किया है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी JEE एंड नीट कोचिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स नेशन वाइड। तो बेसिकली जो 1.38 लाख एकलव्य स्कूल्स हैं हमारी कंट्री में, उसको ये लोग टारगेट करेंगे एंड कोचिंग प्रोवाइड करेंगे आपके 9th से 12th, तो ये 9 to 12 4 साल कवर करेंगे और लोगों को ये प्रोवाइड करवाएंगे। तो बेसिकली देखिए जो 9th और 10th के बच्चे रहेंगे उनको वर्चुअल कोचिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे और फोकस ज़्यादा दिया जाएगा जो 11th 12th के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। और सेकंड MOU भी इन्होंने एक और साइन किया है, और वो किस लिए साइन किया है, उसमें स्किल लिंक्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी क्लास 12th के एकलव्य मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स को। और ये किसके साथ उन्होंने साइन किया है, ये टाटा मोटर्स कौशल्य प्रोग्राम के साथ साइन किया है नेस्ट ने। इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो 18 से 23 साल के बीच में होंगे, ऑब्वियसली वो काम करने के लिए बालिग हो जाने चाहिए, और उनको 60% आने चाहिए क्लास 10th में, और करंटली या पास हो जाना चाहिए उन्होंने क्लास 12th फ्रॉम योर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। तो इस प्रोग्राम में उन्हें एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइंड असेसमेंट उनकी होगी, और उसके बाद एक 1 ट्रेनी 1 जॉब पॉलिसी भी लेकर आया है आपका टाटा मोटर्स। उसमें वो प्लेसमेंट सर्विसेज या प्लेसमेंट सपोर्ट भी देंगे जिन बच्चों को ऊपर उन्होंने ये डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। चलिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी एंड फिस्कल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। तो इस लाइन से अगर कोई भी बच्चा मेरी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस देखता है उसको बिल्कुल समझ आ गया होगा हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली मैं आपको समझा चुकी हूँ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में, कि दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करके इन्फ्लेशन और ग्रोथ के साथ डील करते हैं और उसमें बैलेंस टक करते हैं। तो ये बहुत आपको अच्छे से बिल्कुल फिगर्स मिल जाएंगी। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और ये अब आपको कोविड का हमने बल्कि की थी एक केस स्टडी, अब ये करंट में देख लो। तो लास्ट 3 क्वार्टर्स का ये भी देखो क्वेश्चन ही पूछा गया है पार्लियामेंट में।
तो जवाब में उन्होंने कहा है जो लास्ट 3 क्वार्टर्स हैं उसमें जो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स रहे हैं, तो क्वार्टरली उन्होंने एवरेज करके निकाला है। CPI 5.6%, WPI 2.5%। देन Q4 में ऑफ FY25 CPI आपका कम हो गया 3.7%, WPI 2.4%। देन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि जो हमारा अब अप्रैल में जून का टाइम था, उसमें CPI 2.7% और WPI सिर्फ 0.4%। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इंडेक्सेस जो हैं गिर रहे हैं, यानी जो आपकी इन्फ्लेशन है वो ईज आउट हो रही है। ये हमने क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क भी है RBI का, जिसमें उन्हें इन्फ्लेशन 4% में रखनी होती है विद टॉलरेंस लेवल ऑफ ±2%। और देखिए कि क्या क्या इंटरवेंशंस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पहले हम देख लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आया है। तो जो सरकार है उन्होंने बफर स्टॉक बढ़ाए हैं और ग्रेन्स को जो है स्ट्रैटेजिकली मार्केट्स में ला रही है। इससे क्या होता है, होर्डिंग नहीं होती। अब लिंक करो जो हमने पढ़ा है, वही सब कुछ है जो हमने क्लास में पढ़ा है। इम्पोर्ट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को कर्ब करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। एनफोर्समेंट ऑफ स्टॉक लिमिट्स टू डिस्करेज होर्डिंग। सब्सिडाइज्ड रिटेल सेल्स, क्योंकि सब्सिडाइज्ड होगी तो फिर क्या होता है, सब्सिडीज़ लगने की वजह से प्राइजेस नीचे आ जाते हैं। फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन टू 8 करोड़ बेनिफिशरीज अंडर योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या रहे हैं, ये हमने सरकार के देख लिया अभी तक उन्होंने क्या क्या किया, उनकी तरफ से क्या इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए रही थी एक्टिविटीज़। RBI ने आपकी मई 2022 से फेब 2023 में जो रेपो था उसको क्यूमुलेटिवली रेज किया था। तो रेपो रेट को उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया था। तो हम जानते हैं ना कोरोना काल में ये 4% आ गया था, तो उससे बढ़ा के वो 6.5% ले आए थे। ये भी अच्छी तरह से मेरे स्टूडेंट्स को पता होगी बात। और अब जो रेट है ये मेंटेन रखा था थ्रू जनवरी 2025 उन्होंने। और देखो अब हमें पता है जब रेपो रेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, आपको वो पूरा साइकिल पता ही है कि रेपो रेट वो बढ़ाते हैं क्योंकि जिससे वो लिक्विडिटी को ऑब्वियसली खींच सके मार्केट से। क्योंकि देखो उधर क्या सरकार जो अपनी पॉलिसीज़ कर रही है उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब उसको इन्फ्लेशन को RBI रेपो रेट बढ़ा के कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो इन्फ्लेशन बिल्कुल ही ऐसे स्काई रॉकेट ना कर जाए। So as inflation eased starting Feb 2025, RBI cut the repo rate by 100 basis points और करंटली उन्होंने स्टैंस है जो उनका वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर लिया है। उसके बाद देखिए लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए और भी RBI साथ में एक्शंस करता रहा। उन्होंने वेरिएबल रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस भी किए, जिसमें उन्होंने 1.25 लाख करोड़ जो है एब्जॉर्ब किया टू कर्ब एक्सेस सिस्टम लिक्विडिटी। तो हमने पढ़ा ही था कि वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करते हैं, लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, आपके प्राइजेस नीचे आते हैं। एंड सपोर्ट इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी। और देखो जब यहाँ पे वेरिएबल रेट लिखा है तो ये बेसिकली क्या होता है, VRRR ऑपरेशंस जब ना रेपो और रिवर्स रेपो रेट को फिक्स नहीं करती है RBI इन ऑपरेशंस में, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी में है उसको नहीं लेती है, बल्कि ऑक्शन बेस जो बैंक्स ऑक्शन में बिड करते हैं उसके बेस पे वो अपने लिए डिसाइड करती है। तो आउटकम इससे हम देख ही रहे हैं कि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रही है एंड जून 2025 में ये 2.1% आ गई है। सो इससे क्या है, देखिए उस तरफ ऑब्वियसली सरकार अपनी स्पेंडिंग बढ़ा के सब्सिडीज़ नीचे करके ग्रोथ को पुश दे रही है, और दूसरी तरफ RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को, क्योंकि देखो जब ग्रोथ इतनी पुश हो करने के लिए डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, और ऐसे ही ये दोनों पार्टीज हमने देखा था ये बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो ये साल हमारा ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है। UN जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था इसे, और थीम है इसका कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो जो थीम है ये बेसिकली बताता है कि बेटर वर्ल्ड में क्या है, पॉवर्टी एलिवेट होगी, जेंडर इक्विटी आएगी, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लोकल एम्पावरमेंट ग्लोबली। तो अभी इनॉग्रल ICA आपका ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जो नवंबर 2024 में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसी में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को लॉन्च किया था, और काफ़ी कंट्रीज़ ने इस इवेंट को देखिए ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये जानना ज़रूरी है कि फॉर्मली इसको इंडिया में ही लॉन्च किया गया था।
और 24 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ने एनुअल एक्शन प्लान भी देखिए अनवील किया था, और अभी तो आपकी नेशनल कॉपरेशन पॉलिसी भी आ गई है। तो देखिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स बनाया गया है। तो ये एक सेकंड यूएन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स है। इससे पहले एक बार पहले भी ये मनाया जा चुका है। और इस देखिए क्योंकि क्या है, इंडिया की लीडरशिप बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कॉपरेटिव्स में देखूं, अब आपको याद है इससे पहले हमने इंडिया की लीडरशिप किस में की थी, तो आईएस से सोलर अलायंस में भी इंडिया की अच्छी लीडरशिप है। उसके बाद सेकेंडली कॉपरेटिव्स में या मिलेट्स में, तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें इंडिया वर्ल्ड लेवल पे लीडर है। इवन कि आपका डिजिटल उसमें भी तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो न्यू दिल्ली में ग्लोबली लॉन्च किया गया था ये आपका इंटरनेशनल ईयर, और इसमें कॉपरेटिव्स के जितने भी, तो कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जिसमें आप लोग आपस में कॉपरेट कर करके एक दूसरे को सीखते हैं ना काम। तो और जितने आपके रूरल एरियाज़ है उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। इवन कि हमने आपकी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भी पिछले दिनों आपके पढ़ी थी इन्हीं क्लासेस में, कि उसको भी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं बेसिकली कॉपरेशन के थ्रू, कॉपरेटिव सोसाइटी, कॉपरेटिव्स का उत्थान करके जो भी हमारा विजन है ग्रोथ का, उसको अचीव करने के लिए। देन आगे आपका नेशनल कॉपरेटिव पॉलिसी 2025, तो इसे बनाया गया है। इसे 48 मेंबर नेशनल कमेटी ने प्रिपेयर किया है, जिसे चेयर किया था फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने। और इसमें काफ़ी मीटिंग्स हुई रीजनल, काफ़ी लोगों ने मिलके इस पूरी पॉलिसी को देखिए बनाया है। तो ये जो सहकार से समृद्धि है, जिसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन, उस विजन के अंतर्गत इसे बनाया गया है। अब इस कॉपरेटिव पॉलिसी में बेसिकली 30% इंक्रीज करेंगे इन कॉपरेटिव सोसाइटीज़ इन आवर कंट्री, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 कोऑपरेटिव इन एवरी विलेज विद इन 5 years, एंड 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज़ पैक्स होती हैं आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फेब 2026 तक ये बनाएंगे, एक्सपेंडिंग इनटू सेक्टर लाइक डेयरी, फिशरीज, जन औषधि, एलपीजी एंड कॉमन सर्विसेज। और नाबार्ड, एनडीडीपी, एनएफडीपी, स्टेट, सारी आपकी जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें पार्ट लेंगे। एंड देखिए और भी सेक्टर्स में, इवन की टूरिज्म, टैक्सी, ऐसा नहीं है सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित रहेगा, और भी सेक्टर्स में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लाया जाएगा। और देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कोऑपरेटिव आप वर्ड्स ही समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग एक जगह के, एक रूरल एरिया ही हम ले लेते हैं, आपस में आते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को टू अचीव कोई एक कॉमन गोल, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है, कोई भी गोल हो सकता है जो वो अचीव करना चाहते हैं मिलके। देन इस आपकी जो पॉलिसी है इसमें 6 पिलर्स रहेंगे, स्ट्रेंथ इन फंडामेंटल सिस्टम, प्रमोट वाइब्रेंसी एंड परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रूफ कोऑपरेटिव्स वाया गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन, broaden inclusivity, youth, women, Dalit, tribals, expand into new emerging sectors and engage the next generation effectively। और इन्होंने एक एम्बिशन भी लिया है, ट्रिपल द कोऑपरेटिव सेक्टर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय 2034, और एनरोल करने हैं 50 करोड़ एक्टिव मेंबर्स इनटू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस भी बनाए जाएंगे, और जिसमें 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेजेस इन्होंने बनाने हैं हर तहसील में। और भी ज़्यादा देखिए इनको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग भी दी जाएगी, इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएंगे, जैसे कि स्टेट लेवल पॉलिसी अलाइनमेंट होगी, डिजिटल जो पैक्स हैं वो डिजिटल हो जाएंगे, तो डिजिटली देखिए इनकी मीटिंग्स कंडक्ट हो पाएंगी, डिजिटली ट्रांसपेरेंसी होगी, सारे इनके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब मूव करेंगी। एंड 83 इंटरवेंशन पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं इस पॉलिसी के अंडर फॉर रिफॉर्म, और 48 जो है 83 इंटरवेंशन पॉइंट में से 58 पे ऑलरेडी काम हो चुका है, एंड 3 जो है वो फुली इम्प्लीमेंटेड हैं। तो ये देखिए क्या है, ये पूरी जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है ये आपका गुड गवर्नेंस है, और क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका पार्ट भी है आपके एफएनएम के सिलेबस का, तो ये बहुत अच्छा है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आए तो आप अगर एग्जाम में कुछ भी इससे रिलेटेड आता है आप इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये अभी न्यूज़ में रहा भी था काफ़ी, इन्होंने साइन किया है इंडिया और यूके ने बहुत सारी टॉक्स के बाद। 24 जुलाई को ये फाइनली साइन हुआ है ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू यूके। तो बेसिकली अब इसमें क्या है हम देख लेते हैं एग्रीमेंट में।
तो ट्रेड एंड टैरिफ रिलेटेड क्या क्या कमिटमेंट्स रही हैं, तो इंडिया 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट जो हो रहा है यूके को जाएगा। हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट किया है जो सामान, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इंडिया से जो जाएंगी यूके को, उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। तो वो इंडिया 99% पर एलिमिनेट किया जाएगा। तो मान लो ऑलमोस्ट सारा ही 99%, तो काफ़ी हद तक सारा ट्रेड हो गया। एंड अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट्स में इससे बढ़ा पाएंगे। एंड स्पेशली ये जितने भी हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं ना, तो देखो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव या फिर मशीन इंटेंसिव। तो इंडिया जो है ना वो एक लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मशीनों की जगह अभी भी लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है, और ज़रूरत भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब इसमें, इंजीनियरिंग गुड्स, मेराइन प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, ये सब इससे बेनिफिट होंगे। और जो इसके पलट में जैसे इंडिया अगर करेगा तो यूके जो है वो टैरिफ रिड्यूस करेगा ऑन अबाउट 90% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस इनटू इंडिया। सो इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 3% ऑफ यूनाइटेड किंगडम origin goods value. 64% of lines will be duty free at entry, increasing to 85% over 10 years. तो पहले 64% पर होगा और ये धीरे धीरे 85% तक इंक्रीज कर दी जाएंगी। एंड ड्यूटी फ्री रहेंगी एंट्री पॉइंट पर। देन और सेक्टोरल कंसेशंस क्या क्या रहेंगे, जो स्कॉच, विस्की, जिन, इस पे टैरिफ है वो 150% था पहले, उसे गिरा के 75% कर दिया जाएगा अभी, और अगले 10 साल में 40%। ऑटोमोबाइल की जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी फॉर यूके मेड कार्स जो इंडिया में आती थी, वो भी 100% से गिरा के, पहले बहुत ज़्यादा थी 10% पे कर दी जाएगी। कोटा सिस्टम रहेगा पर चलो फिर भी घटेगी। तो देख रहे हो ना, काफ़ी फ़ायदा है, ऑलमोस्ट हाफ या फिर 100 से ये तो 10% जा रहा है। एंड एग्जेम्पशंस अप्लाई होगी फॉर सर्टन इंडियन इम्पोर्ट्स लाइक डेयरी, वेजिटेबल्स, एप्पल्स, शुगर्स, एंड यूके एक्सपोर्ट्स लाइक योर मीट, राइस, एग्स, गोल्ड बार्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक सेंसिटिविटी। तो देखिए कुछ हैं, हम लोग इन्होंने सारी आइटम्स नहीं सेटा में ली हैं, क्योंकि देखो अगर सारी आइटम्स लेते ना तो अगर दूसरी कंट्री देने लग जाएगी तो मेरे अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं या वो इंडस्ट्री है उसको भी तो मुझे संभालना है ना, तो इसलिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस भी रखी हैं। देन सर्विसेज में देख लेते हैं, तो इसकी वजह से एनहांस्ड मार्केट एक्सेस मिलेगी अक्रॉस सर्विसेज, बेसिकली आपके आईटी में, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, लीगल एंड एजुकेशनल सर्विसेज। लिबरलाइज्ड वीज़ा प्रोविजंस रहेंगे फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, बेसिकली लाइक आपके योगा इंस्ट्रक्टर, शेफ, म्यूजिशियंस, इंजीनियर्स, अलाउइंग ईजियर शॉर्ट टर्म मोबिलिटी। और एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी है जिसमें 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो अभी यूके में काम कर रहे हैं वो बेनिफिट होंगे, उन्हें एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम यूके नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अप टू 3 years। देन इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा, तो डील की वजह से बाइलेटरल ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डबल हो जाएगा टू अराउंड $112 to $120 बिलियन बाय 2030। आज ये $56 बिलियन के करीब है। और यूके का जो जीडीपी गेन है वो भी देखिए होगा ऑफ अबाउट 4.8 बिलियन यूरो एनुअली बाय 2040। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट मेजर कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए है। एफटीए होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ एक एग्रीमेंट करती हैं ट्रेड रिलेटेड। ट्रेड में आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाती हैं। फ्री मतलब कि कुछ चीज़ों का फ्री पैसेज हो जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी जब चीज़ एंटर करती है ना, आपने देखा है अभी कोई भी आप फॉरेन की कार ले लो, जैसे टेस्ला इंडिया में आई, हम कहते हैं ना कि बाहर तो इतनी है और इंडिया में आते ही इसके डबल रेट है। क्यों होता है? सारे कस्टम्स लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं, और इसी वजह से कुछ चीज़ें अपने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रेट होता है। तो जब किसी भी कंट्री के साथ टैरिफ ये एग्रीमेंट्स होते हैं ना, तो उस कंट्री को हम लोग कहीं ना कहीं छूटे दे देते हैं, और वहाँ से जो भी चीज़ हमारे पास इंपोर्ट होके आएगी हम उस पर कस्टम्स या टैरिफ्स को कम कर देते हैं, या कई बार तो बिल्कुल ही लगाते नहीं हैं। तो ये बेसिकली आपके एफटीएज होते हैं। एंड ये किया है इंडिया का मेजर कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए है विद अ वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री।
और इससे बेसिकली देखिए और भी इन्होंने मेजर्स लिए हैं, जैसे कि कस्टम प्रोसीजर्स टू इंश्योर क्लियरेंस विद इन 48 आवर्स एंड डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट ऑप्शंस, और ट्रांसपेरेंसी भी रखेंगे पूरी, ऑनलाइन एक्सेस रहेगा टू कस्टम रेगुलेशंस, और बाय एनुअल गुड्स सब कमिटी रिव्यू मैकेनिज्म भी इन्होंने रखा है। तो आप देखेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है ये जो आपका सेटा है बिटवीन दीज टू कंट्रीज़। देन नेक्स्ट है MOU बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड NPCI। NPCI आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, NPCI की आर्म है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, उसके साथ MOU ये साइन किया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, और NPCI की आर्म NIPL ने ये NDA, तो NDA आपका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। बेसिकली ये रेमिटेंस प्लेटफॉर्म है ना जो UPI, उस पर ये लोग डील करेंगे। तो इनिशिएटिव है ये, इसमें जो आपका UPI है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, उसको किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, UPU आपके इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के साथ। तो UPO क्या है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो हमारा जो इंडिया का UPI हो गया वो इंटरनेशनल लेवल का जो IP है UPO इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिससे उस पर भी UPI की सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है और रेमिटेंसेस किए जा सकते हैं बेसिकली फॉर इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, ऑब्वियसली वो रेमिटेंसेस करना चाहते हैं इंडिया में, तो उनके लिए ये बहुत सर्विस हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली इससे क्या होगा, जो रेमिटेंसेस कॉस्ट हैं वो कम हो जाएंगी, जो भी इंडियन डायस्पोरा के लोग बाहर से पैसे भेजना चाहते हैं उनके लिए, और एनहांस सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी रहेगी। UPI देखिए पूरा एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, UPI के बारे में तो हम सारे जानते ही हैं, हम सारे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ में इसे लाया जाएगा, और क्योंकि उससे एक्सेसिबिलिटी इसकी बढ़ाई जा सकेगी, एंड रियल टाइम ट्रांसफर्स रहेंगे, बिल्कुल जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी हम जानते हैं रियल टाइम वो फ्लो करेगी। तो ये देखिए पहली बार नहीं है कि UPI ग्लोबल जा रहा है, ऑलरेडी जो NIPL है उसने वो एक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें फंड्स जो हैं अब्रॉड से भेजे जा सकते हैं उसके थ्रू, आपकी FIR सर्विस के थ्रू, एंड विच आर क्रेडिट डायरेक्टली टू UPI IDs फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट हैसल फ्री रेमिटेंसेज। और UPI का इंटरनेशनलाइजेशन और भी बहुत कंट्रीज़ में किया जा चुका है, लाइक योर मलेशिया, सिंगापुर, UK, सिप्रस, और भी रीजन्स में देखिए टॉक्स चल रही हैं इसको और कंट्रीज़ में बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है इंडियाज़ लीडरशिप एट रामसर COP आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ होता है, ये 15 कंडक्ट हुआ है, 15 सेशन इसका, 15th मीटिंग ये हुई है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। तो देखिए रामसर साइट्स हैं ये बेसिकली इंडिया में, देख लेते हैं इंडिया के थोड़े हाइलाइट्स। 91 हैं आज तक टोटल एज ऑफ नाउ, जिसमें बेसिकली 1.36 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर्ड होता है। एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया के पास है, और ग्लोबली हम 3rd हैं। और फर्स्ट टाइम इंडिया की 2 सिटीज़ उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटीज़ का एक्रेडिशन भी दिया गया है। तो देखिए इंडिया के ना कुछ मिशंस हैं, लाइक मिशन सौभाग्यता एंड सेफ वेटलैंड्स कैंपेन। इसकी मदद से बेसिकली ये जो हमने इतना अच्छा प्रगति की, इतनी सारी हमारी साइट्स आई हैं और हम एशिया में लार्जेस्ट हैं, इसके लिए ये मिशंस का बहुत बड़ा योगदान है। तो जो आपका COP 15 हुआ है उसमें देख लेते हैं क्या उसका एजेंडा था। तो इसमें बेसिकली 5th स्ट्रैटेजिक प्लान जो 25 से लेकर 34 तक कवर करेगा उसे अडॉप्ट किया गया है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन गाइडेंस दी गई, एनहांसिंग वेटलैंड सिटी फ्रेमवर्क्स एंड इंक्रीजिंग कोहेरेंस विद क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी गोल्स। और UN ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 भी इसमें निकाला गया, जिसमें क्या उन्होंने वार्न किया है दैट वेटलैंड्स आर वैनिशिंग 3 times फास्टर देन फॉरेस्ट, and a fifth of total amount of wetlands is in poor condition globally। तो ये उन्होंने देखो वार्निंग दी है कि हमें वेटलैंड्स बचाने ज़रूरी हैं। तो रामसर कन्वेंशन जो है आपका ये ग्लोबल ट्रीटी है, जिसे 1971 में रामसर ईरान में साइन किया गया था और ये दिसंबर 1975 में फोर्स में आई थी। इसमें बेसिकली कंजर्वेशन और वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स पे बात की जाती है।
आज इसकी एज ऑफ अर्ली 2025 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं और 2531 डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं जो 2.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है। एंड बेसिकली इसमें वेटलैंड्स क्या हैं, आपके मार्शेस होते हैं, लेक्स, पीटलैंड्स, एस्चुरीज एंड मैनग्रोव्स, टू ह्यूमन मेड वेटलैंड्स भी आते हैं। तो उसमें आपके राइस पैडीज़, ये जो राइस फील्ड्स होते हैं ना, उससे भी वेटलैंड मानते हैं, क्योंकि ना इनका पूरा डिफाइंड होता है कि इतने से ऊपर पानी है, कुछ इनका डिफाइंड है, और उससे ऊपर अगर पानी उसमें मिलता है तो वो आपके वेटलैंड्स आते हैं। तो राइस पैडीज़ क्या हैं, वो भी देखिए पानी उसमें बहुत होता है, अगर आपने राइस फील्ड्स देखे होंगे तो वो भी इवन की वेटलैंड्स में आते हैं। एंड रिजर्वॉयर्स एम्फेसाइजिंग देयर इकोलॉजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू। और ये इन 3 कोर पिलर्स पर आंसर आपका जो कन्वेंशन है वो काम करता है। वाइस यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, डेजिग्नेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, इंटरनेशनल कॉपरेशन ऑन ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड्स एंड माइग्रेटरी स्पीशीज़। तो ये बात याद रखना, जो वेटलैंड्स है ना वो कुछ स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की बेसिकली, जो ना मौसम चेंज होता है तो वो माइग्रेट करती हैं, और वो जो माइग्रेट करती हुई जाती है ना किसी भी कंट्री या किसी भी जगह को पास करती है, तो बेसिकली उन्हें वेटलैंड्स बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। तो इसलिए भी इसको बचाना, उन स्पीसीज़ को बेसिकली बचाने के लिए भी वेटलैंड्स बचाने ज़रूरी हैं। देन नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट थे श्री जगदीप धांकर जी, उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गैजेट नोटिफिकेशन में उन्हें निकालना होता है, और जो रेजिग्नेशन दिया गया है इट इज़ अंडर आर्टिकल 67 सबसेक्शन ए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन प्रोसेस जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए है हमारी कंट्री के लिए, उसे स्टार्ट करेगा। और इसके लिए ECI ने सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को अपॉइंट किया है एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर वो ऑफिसर होते हैं जो आपके पूरे जो प्रोसेस होती है उसे कंडक्ट करवाते हैं, अलॉन्ग विद 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लेते हैं इस इलेक्शन प्रोसीजर का क्या रहता है। तो एज पर योर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और उसके रूल्स आए थे 1974, तो इन्हीं के अंतर्गत ये इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। एंड इलेक्टोरल कॉलेज, बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज है कि कौन कौन वोटिंग करेगा। वो जितने भी आपके MPs होते हैं ना, चाहे इलेक्टेड MPs हैं चाहे नॉमिनेटेड MPs हैं, क्योंकि राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं MPs, वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आए होते हैं, नॉमिनेशन के थ्रू आए होते हैं। तो ये जितने भी MPs हैं लोकसभा और राज्यसभा के, दोनों मिलके इसमें वोटिंग करते हैं। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देन वोटिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होती है, और सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब दिखाते नहीं किसने किसको वोट दिया है। अब मैं ये पूरी टर्म आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप याद रखिए, क्योंकि अगर मैं समझाने लगी तो अलग से क्लास हो जाएगी, और ये बेसिकली UPSC लेवल का वो है, आपको इतना जानना नहीं ज़रूरी है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो लोग अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के जितने भी कैंडिडेट्स उनका नाम होता है और उनको रैंक किया जाता है। नॉमिनेशन के लिए अगर किसी को भी नॉमिनेट करना है इस पोजीशन के लिए, तो उनके लिए 20 प्रपोजर्स होने चाहिए। पहले 20 लोग प्रपोज करेंगे और फिर 20 लोग सेकेंड करेंगे उन प्रपोजर्स को। सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है 15,000 रुपीज़ का। कोटा फार्मूला यूज़ होता है जिसमें एटलीस्ट किसी कैंडिडेट को जितने भी वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स मतलब जो भी लोग उस दिन प्रेजेंट हैं वो सारे वोट करते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, उतने वोट्स तो उनके आने चाहिए तभी वो इलेक्ट होंगे। अगर फर्स्ट काउंट किया मैंने, तो फर्स्ट काउंट कैसे करेंगे, जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिए उन सबके किए, उस पर कोई ये मेजॉरिटी नहीं मीट कर रहा है तो फिर हम सेकेंड नंबर पे जाएंगे, और ऐसे सो ऑन हमें करते रहते हैं जब तक किसी कैंडिडेट के पास 50% की मेजॉरिटी नहीं आ जाती है। और अगर देखिए हमारा इलेक्शन टाइमलाइन ये रहता है कि अगर कभी भी ऑफिस खाली हो जाता है, जैसे अब हुआ है, तो एज सून एज पॉसिबल लिखा गया है। आइडली 6 महीने के अंदर ही करवा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ टाइम नहीं मेंशन है वैसे। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है रिलेटेड टू दिस इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा डायरेक्टली विद डिसीजंस मेड बाय अ 5 मेंबर बेंच। देन नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, इट अचीविंग अ मेजर माइलस्टोन ऑफ 8 करोड़ ग्रॉस एनरोलमेंट्स। तो जुलाई 25 2025 में 8 करोड़ ग्रॉस एनरोलमेंट्स हैं अटल पेंशन योजना में,
with 39 lakh new subscribers added in financial year 25-26. तो अटल पेंशन योजना आपकी 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी और 1 जून 2015 से ये ऑपरेशनल हो गई थी. इसे PFRDA इम्प्लीमेंट करता है और बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग होते हैं ना, जो कहीं भी EPFO या PF में नहीं होते हैं, उनके लिए ये योजना है. और हालांकि हर कोई इसमें पार्ट ले सकता है. बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आई थी, पर अब 18 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में कोई भी है ना जो हु आर नॉट करंट और फॉर्मर इनकम टैक्स पेयर्स, वो इसमें खाता खोल सकते हैं. एंड पेंशन बेनिफिट्स इसमें 1,000, 2,000, 3, 4 या 5,000 इसकी रेंज में आते हैं मैक्सिमम. और 60 साल की उम्र से आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी. और अगर डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, देखिए जो भी पेंशनर था उसकी, तो उनके जो स्पाउस होंगे उनको उनकी डेथ तक ये मिलेगा जो पेंशन है बाकी. और अगर उनकी भी डेथ हो जाती है तो देयर आफ्टर जो नॉमिनी है उसको वो कॉर्पस ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड कंट्रीब्यूशन इसमें कैसा रहता है, मंथली कंट्रीब्यूशंस रहते हैं. और एंट्री एज के देखिए, अगर आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ही बता सकते हो कि मुझे मंथली 3 चाहिए, 4 चाहिए, और उस हिसाब से आपकी कंट्रीब्यूशन सेट हो जाती है. और एंट्री एज पे भी डिपेंड करेगी आप 18 साल की उम्र में आ रहे हैं कि 40 साल की उम्र में आ रहे हैं. मिनिमम 20 साल के लिए तो करना ही है, क्योंकि 40 पे आओगे तो 60 तक करोगे तो 20 साल तो मिनिमम रहेगा ही. और मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पेंशन कैसे चाहिए. और इसमें बेसिकली 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक जिन्होंने भी इसको लिया था ना स्कीम को, तो गवर्नमेंट ने तब 50% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था या फिर 1,000 पर ईयर, विच एवर इज़ लोअर फॉर 5 ईयर्स. उसके बाद उन्होंने ये बंद कर दिया था. तो आज के डेट में ये चीज़ अब नहीं है. And as of 1st October 2022, individuals paying income tax are ineligible to enroll in APY, ensuring focus on the unprivileged and informal sector workers. और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पेंशन अमाउंट को अपग्रेड और डाउनग्रेड भी कर सकते हैं वंस पर ईयर, जैसे भी वो चाहते हैं. ये भी फैसिलिटी लेकर आए हैं लोग. नेक्स्ट है 166 इनकम टैक्स डे मनाया जा रहा है. तो ये जुलाई 24 को हर साल मनाया जाता है हमारी कंट्री में. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1860 में इसी दिन सर जेम्स विलियम थे, ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम में, आज़ादी से पहले. तो उन्होंने इनकम टैक्स इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे. तो अब आप जानते हैं कि कौन लाया था. टू कॉम्पनसेट फॉर रिवेन्यू लॉसेस कॉज्ड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ना, उस रिवॉल्ट में जो भी उनका नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए लेकर आए थे कि लोगों से अब हम इनकम टैक्स लगाएंगे. तो ये टेम्परेरी मेजर था, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसे बिल्कुल ही पक्का ही कर दिया सिस्टम के अंदर. तो अब ये दिन मनाया गया और इसी के उपलक्ष्य में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया मैस्कॉट है मधुकर, उसे भी लॉन्च किया. देन नेक्स्ट है PM विकसित भारत रोजगार योजना. तो ये कुछ नहीं है, ये हमने एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की थी कुछ दिन पहले, उसी को नाम दिया गया है, रीनेम किया गया है PM विकसित भारत रोजगार योजना. और ये कौन लाया है? EPFO लाया है. और ये 1 अगस्त 2025 से ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी और ये 31 जुलाई 2027 तक जाएगी. मतलब इसका ये टाइम पीरियड है स्कीम का पूरा 2 साल का. बजट आउटले है 99,446 करोड़ और टारगेट है 3.5 करोड़ फॉर्मल जॉब्स का. ये सारा हमने पढ़ा था और स्कीम 2 पार्ट्स में है. पार्ट ए, इंसेंटिव्स क्या रहेंगे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी हमने सारा डिस्कस किया था. एम्प्लॉयर्स को क्या रहेगा, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आप पढ़ना चाहें तो एक बार दोबारा रीड कर सकते हैं. तो यही वो इसके सेम स्कीम है, एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया है. चलिए, ये आपके वीकली PIB क्लास ख़त्म होती है, वीकली PIB ज्ञान की. और RBI ग्रेड B के बच्चों के लिए बैंकर्स यूनिवर्सिटी कंप्लीट गाइड लेकर आया है और इसमें आपको पूरा सिलेबस, टाइम टेबल, सोर्सेज, टिप्स सब मिलते हैं. देखिए, सिलेबस ना अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, बाय हार्ट होना चाहिए. कोई भी है एग्ज़ाम, मैं ये नहीं कहूँगी RBI के लिए ही, हर एग्ज़ाम के लिए बाय हार्ट होना चाहिए. ये जो मेरी PIB की क्लास भी है, ये भी देखिए कोई भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि PIB क्या है, सरकार का पोर्टल है, सरकार की न्यूज़ है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ RBI के बच्चों के लिए ज़रूरी है. किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो तो करंट अफेयर्स ही हैं और सरकार द्वारा दिए गए हैं, तो बिल्कुल सही नंबर्स हैं. तो इसलिए आप बिल्कुल ये देख सकते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है.
और अगर आपको RBI ग्रेड बी के लिए चाहिए ये गाइड, तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसे लेने के लिए लिंक, आप उस पर जाइए, आपको फॉर्म खुलेगा, अपना ईमेल आईडी डालिए और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी।